नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। रफ्तार का बादशाह, जंगल का बड़ा शिकारी। कहते हैं वो जब रफ्तार भरता है तो हवा से बातें करता है, लेकिन वो भारत में विलुप्त हो गया है। आखिर कैसे? जिस देश को शेर और चीतों का देश कहा जाता है, जहां चीतों को पालतू बनाया जाता था, आखिर वो विलुप्त क्यों हो गए? एक बार फिर भारत आ रही चीतों के बीच उनके इतिहास को जानना जरूरी है। चीते की रफ्तार, बाघ की पकड़, शेर की दहाड़, कभी ये हिंदुस्तान की पहचान थी। वक्त गुजरा और भारत की इस पहचान पर खतरा मंडराने लगा। हिंदुस्तान की पहचान वाली जंगल की हुकूमत से ये तिकड़ी धीरे धीरे विनाश के कगार पर पहुंची। हिंदुस्तान में बाघ और शेर को बचाने के लिए तो मुहिम चली, लेकिन इस मुहिम से पहले चीता भारत के जंगलों से विलुप्त हो गया। ऐसे में करीब 70 साल बाद एक बार फिर रफ्तार का ये किंग भारत के जंगलों में लौट रहा है। अभी 8 चीता आ रहा है, फिर आगे दक्षिण अफ्रीका से भी आने वाला है 12, और फिर हर साल ऐसे 4-5 सालों तक का जो ये एग्रीमेंट है दोनों ही देश से, तो वो एग्रीमेंट के अनुसार से यहाँ चीता प्रजाति, चीता फिर से कह सकते हैं कि जंगलों में फिर से लोगों को मिलेगा। भारत के जंगलों में चीतों की आबादी को बढ़ाने की दिशा में सरकार अहम कदम उठा रही है। ऐसे में जब चीतों की आबादी जंगल में बढ़ेगी तो दूसरे जंगली जीवों के अस्तित्व को लेकर भी घमासान देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के लिहाज से इसे समझा जाए तो कूनो में करीब 149 तेंदुए हैं। तेंदुए और चीते में लड़ाई हो सकती है। तेंदुए के साथ भालू भी खतरा हो सकता है। कूनो नेशनल पार्क में 500 से ज्यादा भालू है। ये भालू बेहद खूंखार और खतरनाक बताए जाते हैं। क्वारंटीन में चीते को चीतल परोसा जाएगा, लेकिन चीते को शिकार की आदत है। कूनो में चीतल की बड़ी तादाद है। चीतल का शिकार चीता सबसे ज्यादा करता है। ऐसे में चीतल के अस्तित्व पर भी खतरा हो सकता है। नेशनल पार्क के आसपास 20 से ज्यादा गांव हैं। हालांकि चीता इंसानों पर हमला नहीं करता। ऐसे में कूनो नेशनल पार्क में नए मेहमान का इंतजार के साथ चुनौतियां भी कई है। ये घना जंगल करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हर पल पल में खतरा है। खतरा इसलिए भी है क्योंकि तमाम यहाँ पर जो है तेंदुए रहते हैं, भालू रहते हैं, लकड़बग्घे रहते हैं बड़ी संख्या में, जो इंसानों पर सीधे अटैक कर सकते हैं। 500 से ज्यादा भालू हैं और करीब 139 से ज्यादा यहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं। चुनौती इस बात को लेकर के है कि तेंदुए से उसकी लड़ाई हो सकती है। अगर जंगल में छोड़े जाएंगे तमाम चीते तो तेंदुओं से उसका सामना हो सकता है। तेंदुआ और इस चीते के बीच में फाइट हो सकती है, तो उसको सुरक्षित किया जाएगा। हालांकि बाड़े बनाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिए, तमाम बाड़े जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जंगल में चीतों को रखने को लेकर सामने आने वाली चुनौतियों पर आसपास के गांव वाले भी दहशत के साथ उलझन में हैं। कूनो फॉरेस्ट रिजर्व बड़ा बहुत है और यहाँ पर तमाम तरह के जानवर भी पाए जाते हैं और यहाँ पर खतरा भी काफी ज्यादा है।
और हम जिस जगह पर खड़े हैं वो कूनो जंगल ही है, उसके अंदर का इलाका है। हम यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से और रोड से काफी अंदर की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम मवेशी जो चराने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर काम करते हैं और ये खतरा जो है वो बना रहता है हर वक्त, क्योंकि लकड़ बग्घे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। जो है यहाँ मवेशी पे भी हमला कर देते हैं और जो है पर भी हमला कर देंगे, हम लोगों पर भी जो हमला कर देते हैं। यहाँ पे इतना खतरनाक जंगल है। मतलब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि काफी घना जंगल है, कभी भी लकड़ बग्घे यहाँ जो आ जाते हैं। आप जो है ऐसे मत फिरिए, जंगल बहुत खतरनाक है ये जो है। अच्छा, हमको ये कह रहे हैं कि जंगल में ऐसे मत घूमिए क्योंकि खतरनाक जंगल है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो है मवेशी वगैरह जो उनको देख रहे चराने के लिए आते हैं, उसको जो है मवेशी को अपने जो है घर ले जाते हैं बेचारा। अच्छा, आप पर कभी अटैक किया है? हाँ जी सर, जो है कल जो है एक जो है तेंदुए ने जो इसमें यहाँ रोड के पास में ही जो है जंगल में जो है हमला कर दिया एक इंसान के ऊपर। इंसान के ऊपर। एक तरफ चीतों के जरिए भारत की जंगली पहचान को फिर से खड़ा करना है, तो दूसरी तरफ चीतों की तादाद बढ़ाकर सैलानियों की संख्या बढ़ाना है। हाल के दिनों में कूनो नेशनल पार्क के लिहाज से पर्यटकों की तादाद को देखा जाए तो साल 2021 में 1234 पर्यटक आए। इस साल जनवरी से जून के महीने के अंत तक 1403 पर्यटक कूनो घूम चुके हैं। कूनो में पर्यटक बीते साल से बढ़ रहे हैं। इस साल 6 महीने में ही 13 साल में सर्वाधिक पर्यटक आए। 30 सितंबर को सेंचुरी के गेट खुलेंगे तो पर्यटकों की संख्या बढ़ना भी तय है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि चीतों के आने से जंगल के इकोसिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जंगल चीता का आना बहुत जो है शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसे डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे जहां पे और एनिमल्स नहीं थे, वहां पे उनका एक प्रेडेटर मिलेगा, उनका उन जंगलों का एक एनिमल मिलेगा। तो वो जो चीता जो है वो ऐसे जंगल जहाँ टाइगर नहीं है, जहाँ जो कन घने जंगल हैं, जहाँ पे पहाड़ियां नहीं है, जो प्लेन है, ग्रास लैंड है, ऐसी जगह पे जो है वो चीता अपना एरिया बनाएगा। वैसे हिंदुस्तान की धरती पर चीतों की रफ्तार कोई नई बात नहीं। हिंदुस्तान चीतों की धरती रही है। यहाँ चीतों को राजा महाराजाओं के महलों की शान तो शिकार का साथी भी कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ चीतों पर संकट आया और वजूद खत्म हो गया। एक बार फिर रफ्तार का ये बादशाह अब लौट कर आया है। टीम न्यूज़ टीम। चलिए अब आपको बताते हैं हिंदुस्तान में चीतों का इतिहास क्या रहा है, कैसे चीतों की दास्तां दस्तावेजों से लेकर जंगलों तक मिलती है। कौन थे वो जिन्होंने इस सबसे बड़े शिकारी का शिकार किया। ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझिएगा। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज में चीतों का जिक्र सबसे पहले मिलता है। संस्कृत दस्तावेज का नाम मंसोलासा है, जिसमें सबसे पहले चीतों का जिक्र आया। साल 1556 से 1605 तक देश में 10,000 से ज्यादा चीते थे। ये वो दौर था जब भारत में बादशाह अकबर का शासन था, जिनके पास 1000 चीते थे। तब भारत में राजा महाराजा चीतों का इस्तेमाल शिकार के लिए किया करते थे। मुगल शासक जहांगीर ने चीतों की मदद से 400 हिरणों का शिकार किया था। मुगल काल के बाद भी राजा महाराजा चीतों को शिकार के लिए रखा करते थे। राजा महाराजाओं के चीतों को कैद रखने की वजह से ही चीतों की प्रजनन दर घटती गई। चीतों के पैदा होने में कमी से चीतों की संख्या में तेजी से गिरावट आने लगी। 20वीं सदी तक चीतों की आबादी घटकर महज सैकड़ों में रह गई। वहीं राजकुमारों ने अफ्रीकी जानवरों को आयात करना शुरू कर दिया। साल 1918 से 1945 के बीच करीब 200 अफ्रीकी चीते आयात किए गए। ऐसे में ब्रिटिश शासन के दौरान चीतों का ही शिकार होने लग गया। कहा जाता है कि इससे पहले 1608 में ओरछा के महाराजा के पास सफेद चीता था, लेकिन अंग्रेजों के समय चीतों के शिकार करने पर इनाम मिलने लगा। राजाओं और अंग्रेजों ने जंगल की तिकड़ी की तोड़ने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में कोरिया के महाराजा रामानुज ने आखिरी बार चीते का शिकार किया था। साल 1947-48 में महाराजा रामानुज ने 3 चीतों का एक साथ शिकार किया। कहा जाता है ये तीनों चीते देश में आखिरी रहे थे, जिसके बाद चीते नजर ही नहीं आए। महाराजा रामानुज ने 1200 से ज्यादा शेरों का भी शिकार किया था। 1952 में भारत सरकार ने चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी।
और अब आपको 3 ऐतिहासिक तस्वीरों के जरिए बताते हैं और दिखाते हैं चीतों का भारतीयों के साथ किस तरह का संबंध रहा है, कैसे दोस्ती से विलुप्ति तक चीतों पर राजशाही हावी होती चली गई। पहली तस्वीर उस दौर की है जब शिकार के लिए राजा महाराजा चीतों को अपने साथ रखा करते थे। हिरण और दूसरे जानवरों के शिकार के लिए पालतू चीतों को शिकार के पीछे दौड़ाकर अपने शिकार को पकड़ लिया जाता था। पहली तस्वीर की तरह ही दूसरी तस्वीर भी दिखाती है कि कैसे उस दौर में इंसान चीतों को पालतू जानवर की तरह बंधक बनाकर अपने साथ घुमाता था। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो चीतों के वजूद को खत्म होने के तौर पर आखिरी दस्तावेज है। तस्वीर में छत्तीसगढ़ में कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव, जिन्होंने गांव में दहशत बने चीतों का शिकार किया था, उन्हें पैरों के नीचे रखने की राजशाही शान की तस्वीर खिंचवाई थी, जो इस जानवर के वजूद को लेकर सबसे बड़ा गुनाह था। जब किसी प्रजाति पर संकट आता है तो उसे बचाने कोई ना कोई मसीहा जरूर आता है। बाघ और शेर को संरक्षण के लिए अब बचाया गया था, लेकिन चीता विलुप्त हो गए। 70 साल बाद एक बार फिर से भारत की धरती पर चीते की रफ्तार देखने को मिलेगी। तो वहीं इनके बचाव के लिए मसीहा उठ खड़े हुए हैं। कौन है ये, देखिए इस रिपोर्ट में। कभी हाथों में बंदूक, चंबल के बीहड़ में जिसका रहता था खौफ। डाकू रहे रमेश तिकरवार अब टाइगर मित्र बनकर लोगों को चीते की रखवाली के लिए जागरूक कर रहे हैं। नामीबिया से तमाम चीतों को लाया जा रहा है और इसी तरह के जंगल में उनको छोड़ा जाएगा। कूनो जंगल जो है वो काफी बड़ा है और इसीलिए तमाम चीता मित्रों को तैयार किया गया है। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे चीता मित्र से जो एक समय में बड़े डाकू हुआ करते थे। श्योपुर के लहरोनी गांव में रहने वाले पूर्व डाकू रमेश तिकरवार ने इस बार हाथों में बंदूक चीते की हिफाजत के लिए उठाई है। वो अब कूनो नेशनल पार्क में बसने वाले स्पीड के बादशाह की हिफाजत करेंगे। नए चीता मित्र बनाए जा रहे हैं, उनको तो यही पता नहीं यार, उनको भालू मिल गया तो उसके वो क्या करेंगे, वो हमारे लिए पता वो क्या करेंगे, कैसे भगाएंगे। उसको अपन बंदूक दे नहीं सकते, मार सकते नहीं है, उसको भगाना है, अपनी सेफ्टी करना है। तो नई चीता मित्र बनाते उनको यही पता नहीं भालू कैसे भगेगा, वो तो हमको पता है क्या करना है उसमें। मूंछों पर ताव देते इस शख्स की पहचान कभी चंबल के बीहड़ों में डकैत के तौर पर थी, लेकिन अब ये जग जागरण का काम कर रहे हैं। हाथों में बंदूक आज भी है, लेकिन वो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए गांव गली में भटकने के दौरान शान के लिए है। इनको सारी ये ट्रिक पता है कि कैसे निपटना है, क्योंकि लंबा समय इन्होंने बीहड़ में, एक लंबा समय इन्होंने जंगल में बिताया है। एक किला हुआ करता था कूनो जंगल के अंदर, अब तो वो बीहड़ बन चुका है एक तरह से। वहाँ पे आप लोग रहते थे क्या? हाँ, पालपुर महाराजा किला था, पहले वो रहते थे, तो वहाँ आस पास जंगल है। उस जंगल अपन जो 10-12 साल उस जंगल में रहे। साल 1975 का वो दौर जब रमेश तिकरवार महज 20 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर डाकू बन गए। परिवार ने उनके हक की जमीन पर कब्जा कर लिया। 3 साल तक जब इंसाफ नहीं मिला तो हथियार उठा लिए। डाकू तो जो है अपने साथ 30-32 आदमी थे। सभी गैंग के लोग जो है जमीन का विवाद होता है, जमीन जैसे हिस्सा होता है भाई भाइयों में, परिवार में, तो जब उसको नहीं मिलता तो कोई न्याय नहीं मिलता, तब वो बागी बन जाता है। रमेश तिकरवार ने 30 से 40 डाकुओं का गैंग बनाया। 10 साल